देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत की ताकत, हिंदुस्तान का हौसला चीन ने 60 साल तक नहीं देखा था, मगर आर्यावर्त की धरा ने बता दिया है। मैप हो या ऐप, हद पार करोगे तो बांसुरी नहीं बजाएंगे, सुदर्शन चक्र उठाएंगे। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारे बेहद ही खास शो अड़ी में आप सबका स्वागत है। बीते जमाने की बात है जब भारत चुप रहता था। अब तो हद पार करोगे तो जवाब मिलेगा, वो भी करारा मिलेगा, क्योंकि हिंद की सेना दुश्मन को चोट वहां करती है जहां दर्द सबसे ज्यादा होता है। सरहद पर हमेशा टक्कर के मूड में रहने वाला चीन 2 किलोमीटर पीछे तंबू उखाड़ कर लौट पड़ा। क्यों? इसके पीछे की वजह आपको बताएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि गलवान झड़प के बाद चीन झुका, लेकिन भारत चौगुनी रफ्तार से डटा रहा। और साथ ही आपको बताएंगे पैंगोंग झील पर चीन की वो साजिश जो इस झील से भी गहरी है। दिखाएंगे, बताएंगे टीवी इतिहास में वो जो अब तक आपने नहीं देखा होगा। लेकिन उससे पहले इस वक्त की यह बड़ी खबर देखिए। भारत अमेरिका से टकराव के बीच चीन की धमकी, युद्ध की ओर बढ़ रही है दुनिया। चीनी मीडिया अमेरिका पर चीन का सबसे बड़ा आरोप, चीनी मीडिया का अमेरिका पर सबसे बड़ा आरोप। दुनिया को युद्ध की तरफ अमेरिका धकेल रहा है। युद्ध हुआ तो लंबे समय तक परेशान रहेगी दुनिया। यह भी कहा गया कि वायरस हो, डिस्ट्रक्शन हो या वॉर हो, हम बड़े दिनों तक सामान्य नहीं रह पाएंगे। और अब मानव जाति सामान्य नहीं रह पाएगी। यह बहुत बड़ी धमकी दी गई है ग्लोबल टाइम्स की तरफ से। और उसने यह कहा है कि वायरस हो, डिस्ट्रक्शन हो या वॉर, अब मानव प्रजाति सामान्य नहीं रह पाएगी। इसका मतलब क्या? वो खुद ये जिम्मेदारी ले रहा है कि वायरस भी उसी का पैदा किया हुआ है। आगे इस पर बात होगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। भारत के बाद अमेरिका भी चीन को झटका देने वाला है। अमेरिका में चीनी एप्लीकेशंस पर जल्द प्रतिबंध लगेगा। चीनी एप्लीकेशन के खिलाफ विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो टिकटॉक समेत सभी चीनी ऐप्स पर बोले और कहा कि बैन लगेगा। पॉम्पियो ने अमेरिका में 30 मिलियन टिकटॉक यूजर्स को भी एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि ये एप्लीकेशन हमारे लिए ठीक नहीं, ये हमारे देश में जासूस की तरह है और हम इसको उखाड़ फेंकेंगे। जाहिर है हिंदुस्तान ने जो शुरुआत की, अब बाकी के मुल्क जो चीन को खतरे की तरह देख रहे हैं वो डगर पर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या यह जिम्मेदारी चीन ले रहा है कि जितनी गड़बड़ हो रही है वो चीन ही फैला रहा है? क्योंकि ग्लोबल टाइम्स ने अपनी धमकी में यह कहा है कि अब मानव प्रजाति सामान्य नहीं रह पाएगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनकी टिप्पणी, जिनका विश्लेषण अद्भुत होता है। हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाच साहब जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल के सिन्हा भी हमारे साथ हैं, मेजर जनरल AJB जैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल RK अरोरा आज हमारे साथ चर्चा में हैं, और अशोक सज्जनहार साहब पूर्व राजनयिक आज की चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी प्रबुद्ध मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं मैं अड़ी में। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊं, पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, क्योंकि वो जान लेना, वो देख लेना बेहद जरूरी है कि कैसे ड्रैगन को पैर पीछे खींचने पड़े हैं। आइए मैं आपको यह दिखाता हूं कि यह कैसे हुआ है और किन किन वजहों से हिंदुस्तान ने वो कौन से अहम कदम उठाए हैं जिनके चलते ड्रैगन को कदम वापस खींचने पड़े हैं। लेकिन 1962 को मत भूलिएगा। 97 दिन पहले जब जंग की शुरुआत हुई, उससे 97 दिन पहले लगभग ऐसा ही हुआ था जब ड्रैगन ने कदम पीछे खींचे थे। तो कहीं ये उस तरह कदम पीछे खींचना तो नहीं है, लेकिन फिलहाल जो कदम पीछे खींचे गए उनके पीछे की बड़ी वजह देखिए। चीन झुका है तो क्यों झुका है? भारतीय रेलवे ने जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे उनको निरस्त किया, चीन को चोट पहुंचाई। 471 करोड़ का ठेका रद्द किया गया, क्योंकि चीन को यह थप्पड़ बहुत चोट पहुंचाता है, आर्थिक थप्पड़। बिहार सरकार ने भी चीन को चोट पहुंचाई, 2900 करोड़ का पुल प्रोजेक्ट रद्द किया। अगली स्लाइड दिखाइए। यूपी सरकार ने भी चीन को चोट पहुंचाई। कानपुर और आगरा के बीच में जो मेट्रो प्रोजेक्ट चलने वाला था, जिसका ठेका चीन की कंपनी को मिला था, वो रद्द किया गया। ऐसा नहीं है कि चीन पूरी तरीके से यहां से बोरिया बिस्तर समेट चुका है आर्थिक रूप से, लेकिन उसको बड़ी चोटें दी गई हैं। 5G के मामले में चीन को चोट पहुंचाई गई। नीलामी टली, हुवै तक जो दावेदार था उसको कहा गया कि अब हुवै सिनेरियो में नहीं रहेगा। 59 चीनी एप्लीकेशन पर तत्काल रोक लगाई गई है, तो आप जानते ही हैं, वो PUBG हो, वो टिकटॉक हो, जो खासे लोकप्रिय हो गए थे लेकिन हमारे देश के लिए अब घातक थे। LAC के लिए चीन जिम्मेदार है, अमेरिका ने यह बात कही। और ये
क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अमेरिका इसमें कूदे, और अमेरिका इसमें कूदा और खुलकर कूदा, और इसकी वजह से कदम पीछे खींचने को मजबूर होना पड़ा। बड़े मुल्क दुश्मन हो गए, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये क्वाड जो बना हुआ है, इससे बहुत डर रहा है चीन। अगली स्लाइड दिखाइए। साउथ चाइना सी, चीन को चोट पहुंचाई गई। अमेरिका परमाणु युद्धपोत, न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला युद्धपोत, वहां इतने बड़े युद्धपोत, 2 युद्धपोत वहां तैयार हो गए कि उससे चीन को खासा झटका पहुंचा है। LAC में चीन को चोट पहुंचाई है। भारतीय सैनिकों ने हथियार की आक्रामक तैनाती करके वहां जितना डिप्लॉयमेंट हुआ, उसका मिरर डिप्लॉयमेंट इस तरफ हुआ। आईने की तरह इधर भी उतने ही सजाए गए, उससे ज्यादा सजाए गए, और इस बात से चीन डरा। चीन को चोट पहुंचाई है पहले 2024 20 से 24 हजार सैनिक, और अब 40 से 45 हजार जवान। आप समझ सकते हैं कि इतनी सारी सेना को देखने के बाद उसका क्या हुआ होगा। फॉरवर्ड बेस पर आर्टिलरी टैंक के साथ भारी हथियारों का जमावड़ा चीन को यह बताने के लिए काफी था कि अब पहले की तरह सहेंगे नहीं, जवाब देंगे। फॉरवर्ड बेस पर आर्टिलरी टैंक के साथ भारी हथियारों की तैनाती, और इधर से कूटनीतिक प्रयास। इधर अजीत डोवाल जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वहां के विदेश मंत्री से बात किया जाना। इधर 3 राउंड्स की बैठक, ये समझाया जाना कि तुम्हारे हित में नहीं है, तुम वहां घुस आए हो जहां तुमको नहीं घुसना चाहिए, और पूरा विश्व इस समय तुमसे नाराज है, और जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। आखिरकार इस सब का असर हुआ और चीन वापस लौटा। लेकिन इससे पहले कि हम ये समझें कि क्या चीन अब हटा है तो हट गया है, या इसको बहुत बहुत सावधानी के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि चीन ऐसा मुल्क है जिससे हाथ मिलाने के बाद आपको उंगलियां गिन लेनी चाहिए कि उंगलियां सलामत हैं कि नहीं। सबसे पहले सिवाज साहब के पास जाऊंगा। सिवाज साहब, जो दिखाई दे रहा है वही सच है ना? देखो दिनेश, कहनी और करनी में फर्क है चीन का, और चीन 2 कदम आगे लेता है, 1 कदम पीछे लेता है। तो चीन के ऊपर पूरा भरोसा करना तो खतरे से खाली नहीं है, मगर जो स्टार्टिंग हुई है बड़ी अच्छी है। इसको देखना है, डिसएंगेजमेंट जिस तरीके से चलती जाएगी उसको वेरीफाई करो, आगे बढ़ो। मगर जो आपने कारण बताया कि क्या कारण है कि जो चीन मानना है, मैं समझता हूँ 3-4 रीजन है। एक तो है मिलिट्री रीजन, कि कहीं से कहीं उसने ये देखा गया कि जो हमारी फौज है, आर्मी, वो एक प्रकार से बहुत ज्यादा बैटल हार्डन्ड है और ट्रेंड है, और हमारा जमावड़ा जो आ गया है लद्दाख के अंदर, टैंक्स आ गए हैं, आर्टी गन्स आ गए, एयर डिफेंस आ गया है, उसने उसका इम्पैक्ट बहुत किया। उसके साथ जो एयरफोर्स है वो हमारा एक प्रकार से कटिंग एज है, फोर्स मल्टीप्लायर है। जिस प्रकार से हमारे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आए, चाहे सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29 और अपाचे जैसे जो एयरक्राफ्ट आए, वो भी एक प्रकार से कॉम्बैट सपोर्ट रोल में, उससे भी कहीं ना कहीं चीन डरा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हुई नेवी की, जिसने इंडियन ओशन के अंदर, मलक्का स्टेट के अंदर जब अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन और शिप को डाला, जहां से चीन का सर बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि ये ताकत का सम्मान हुआ है, ये सामर्थ्य का सम्मान हुआ है। बगैर ताकत को देखे, सामर्थ्य को देखे चीन समझता नहीं है। सर मैं इसको लेकर सिन्हा साहब के पास जाऊंगा, आता हूं, एक राउंड सबके पास में हो आऊं। सिन्हा साहब, क्या तमाम तरीकों से जो मोर्चाबंदी हुई है और जो ये दिखाया गया है कि इस बार नहीं हिलेंगे, नहीं मानेंगे, उसका असर हुआ है, या अभी कौशन के साथ देखना चाहिए, अभी कुछ भी धारणा बनाना जल्दबाजी होगी? जो आपने बाद में कहा वो बात सही है। बहुत जल्दी होगा, कोई भी धारणा बना लें और हम अपना चेस्ट स्टंपिंग करें कि विजय हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, जो बात यह है कि जो पराक्रम है, जो मैं मानता हूं, ये देखिए, ये चीजें सब थी, मगर आपको जो हमारे लगी हैं जो करने का, उसकी एक जब संकल्प शक्ति होती है उसको कर गुजरने की, जो जिस तरह से हमारी फोर्सेस हैं, ये तो पहले भी थी, ये चीजें सब हैं हमारे पास। मगर सबसे बड़ी जो चीज मैं मानता हूं, गलवान के 15 और 16 की रात की जो एक्शंस हुए हैं, जो आपने देखा कर्नल सुरेश बाबू का, और उसके बाद प्रधानमंत्री का नीमू में जाना और विस्तारवाद का अंत कह देना, घोषणा कर देना, विस्तारवाद खत्म हुआ, या तो आप खत्म होंगे या मिटा दिए जाएंगे। और उसके एक्शंस के, उसके आपने देखा उसके पहले किस तरह से डिजिटल स्ट्राइक किया गया, कैसे इकोनॉमिकल स्ट्राइक ऑनगोइंग प्रोसेस पे है, और मिलिट्री तो है ही है। मिलिट्री जिस तरह से जिस तरह से हम लगे हैं और जिस तरह से कार्रवाइयां हो रहे हैं, सिवाज साहब ने उसका एक्सप्लेन किया, मैं फिर नहीं करूंगा, उससे भी ज्यादा है। अब पूरी दुनिया लामबंद हो गई। देखिए, फर्स्ट टाइम है इंडिया एक फ्रंटलाइन स्टेट की तरह में फ्रंट लेता हुआ आगे के मोर्चा सब उसको फॉलो कर रहे हैं।
ये जो ऐप की बात हो रही है, अमेरिका भी ऐप को बंद करना चाहता है। टिकटॉक की आपने बात की, ये सारा चीज अब तो शुरुआत हुई है, ये बहुत जल्दबाजी होगी। तो सर आपने दो बातें कही, जल्दबाजी होगा ये कहना कि क्या हम विजय की तरफ बढ़ गए। आ रहा हूं सिन्हा साहब, लेकिन आपने दूसरी बात ये अहम कही है कि हिंदुस्तान ने इनिशिएटिव लिया और बाकी की दुनिया उसे फॉलो कर रही है। क्विकली सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद अगले मेहमान के पास जाऊंगा। मैं कहता हूं ये जस्ट शुरुआत है, हम इससे एक कदम पीछे ना आए। और आप देखिएगा किस तरह से चीन आज नहीं जन्मों जन्मों के लिए धाराशायी हो जाएगा। या तो हमें साथ लेकर चले, हम इमर्ज हो सकते हैं, आप भी बढ़िए हम भी बढ़ेंगे, मगर आप हमारी पैर खींचोगे, दुनिया की पैर खींचोगे तो आपकी खैर नहीं। अगर पैर खींचोगे तो खैर नहीं। ये जियानी साहब, एक बात मैं समझना चाहता हूं और बहुत सारे दर्शक हमारे जो अड़ी देखते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि एक बात बार बार खासतौर से विपक्ष के नेताओं की तरफ से कही गई, इसको लेकर स्पष्ट धारणा आनी जरूरी है कि वो आए नहीं अंदर तो हटे कहां से हैं। क्या वो बफर जोन में वहां जहां ये तय हुआ था कि पेट्रोलिंग दोनों तरफ से होगी लेकिन तैनाती कहीं से नहीं होगी, वहां आ गए थे अंदर और वहां से पीछे हट रहे हैं, या वो वाकई भारत के अंदर एलएसी के अंदर आ गए थे, भारत की तरफ की एलएसी के अंदर, और वहां से पीछे हट रहे हैं? सर इसको जरा स्पष्ट कीजिए, लोग जानना चाहते हैं। देखिए दिनेश, बात बड़ी साफ है कि जो भी हम लोगों ने अभी ये प्रोजेक्शन किया है हमारे। जियानी साहब आवाज नहीं आ रही, आपके पास आता हूं। यही सवाल लेकर मैं मेजर जनरल अरोरा के पास जाना चाहूंगा। अरोरा साहब जरा ये स्पष्ट कीजिए, क्या वो वहां आ गए थे जो बफर जोन है वहां से पीछे हट रहे हैं, या वो एलएसी में भारत की तरफ अंदर आ गए थे जहां से पीछे हटे हैं? और भारत जहां तक पेट्रोलिंग पहले करता रहा है, स्टेटस को एंटे जिसको कहते हैं, क्या वहां तक पेट्रोलिंग होती रहेगी सर? देखिए, ऐसी बात है कि पूरे बॉर्डर पर, भारत और चीन के बॉर्डर पर जो हमारी सेनाएं तैनात हैं, सिर्फ किसी पास के ऊपर तैनात हैं। ज्यादातर चीन की फौज जो है कहीं तैनात नहीं है, पीछे है, स्लोप्स पे है या प्लेन एरिया में है। और ये समझौता भी है कि दोनों साइड आसपास 10 किलोमीटर तक पैरामिलिट्री, उनकी तरफ से बॉर्डर डिफेंस रेजिमेंट और हमारी तरफ से आईटीबीपी वगैरह डिप्लॉयड रहेंगे। सो इसलिए एलएसी पर दोनों तरफ से पेट्रोल जाते थे, यकीन करने कि किसी ने आके किसी जमीन पर कब्जा तो नहीं कर लिया, परमानेंटली आके कुछ बना तो नहीं दिया। तो दोनों साइड से होता था, ये समझौता था, ये प्रोटोकॉल था, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे। अब उन्होंने क्या किया कि वो एलएसी पर आकर बैठ गए और जम गए, उन्होंने अपने संगर बनाने शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ, हमारी श्योक डीबीओ रोड को खतरा पैदा हो गया, क्योंकि वो एलएसी की जो लाइन है वहां अगर आप कोई आके बैठ जाए तो ये रोड की निगरानी कर सकते हैं, जो निगरानी कर सकता है उस पर गोलाबारी भी कर सकता है, और ये रोड का इस्तेमाल करना मुश्किल हो सकता है जरूरत के समय। बख्तरबंद गाड़ियां भी ले आए। अब क्या है कि चीन की तरफ अक्साई चीन में अगर आप 15-20 किलोमीटर पीछे जाएंगे तो इलाका प्लेन है, रेगिस्तान जैसा है, हालांकि 13,000 फुट से ऊंचा है, और पूरा टिबेटन प्लेटो भी हाई एल्टीट्यूड प्लेन एरिया है। उनकी तरफ से हालांकि लाशा से एलएसी तक 2000 किलोमीटर का रास्ता है, मगर फिर भी इन्होंने अपनी मैकेनाइज्ड फॉर्मेशंस को आगे बढ़ा दिया और एलएसी के पास ले आए। इसलिए हमें भी रिएक्शन करना पड़ा। हमने अपनी एलएसी के करीब पहुंच जाना, एलएसी के अंदर नहीं आए, करीब पहुंच गए, वहां पर जहां पहले नहीं आते थे, पेट्रोलिंग जहां तक हुआ करती थी, वहां आकर अपने तंबू गाड़ दिए, और इस बात से नाराज था हिंदुस्तान, अंदर वो नहीं आए। इसलिए ये भ्रम दूर हो जाना चाहिए आज उन तमाम लोगों का जो ये कहते हैं कि अंदर आए नहीं तो पीछे हटे कहां से। पीछे हटे वहां से जो बफर जोन था जहां पर पेट्रोलिंग हुआ करती थी, लेकिन वो एलएसी के भीतर का इलाका नहीं है, वहां वो पहुंच गए थे और वहां से उनको हटाया गया। और इससे पहले कि मैं अगले मेहमान अशोक सज्जनहार साहब के पास जाऊं, एक बार फिर से आपको बता दूं 6:15 बजे आप बहुत अहम बात कुछ देखने वाले हैं, खासतौर से बदलता हिंदुस्तान देखने वाले हैं कि जिनपिंग तो झुके लेकिन मोदी अड़े, कैसे? रोड तो यहीं बनेगी। और यह हिंदुस्तान ने स्पष्ट कर दिया कि वहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर देखना तुमको गवारा नहीं है, वहां तुमको इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले दिनों में
दिखेगा, क्योंकि वो भारत की जमीन है और इसके लिए हम स्वतंत्र हैं कि हम वहां क्या करते हैं। लेकिन मैं अशोक सज्जनहार साहब के पास जाऊंगा। सर, मुझे ये लग रहा है कि बहुत कुछ ऐसा है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन उसने बहुत बड़ा काम किया है इस टेंशन को डिफ्यूज करने में। क्या आप उस पर रोशनी डाल सकते हैं सर? जो टेलीफोनिक कॉल्स हुए हैं, जो बातचीत हुई है, वो जयशंकर साहब के पास और वांगी के बीच में हुई हो या डोवाल साहब और वांगी के बीच में हुई हो, क्या इसमें कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है और आप उस पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं सर? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। जैसे आपने कहा दिनेश जी, एक 17 तारीख को बातचीत हुई जब हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने उनके वांगी, अब देखिए वांगी दो प्रकार का रोल अदा करते हैं। एक तो वो विदेश मंत्री हैं और एक वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपको मालूम होगा जो 2003 में ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का एक पहलू शुरुआत हुई थी, हमारी तरफ से एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, उनकी तरफ से दूसरा, दोनों बातचीत करते हैं जो बॉर्डर को कैसे, जो बॉर्डर का मसला है उसको कैसे सुलझाया जाए और वहां पर कैसे शांति एकदम रखी जाए। तो इसमें जो है पहले दो अलग अलग लोग होते थे, परंतु अब वांगी विदेश मंत्री भी हैं और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। तो जो 17 तारीख को बात हुई थी वो दोनों विदेश मंत्रियों के बारे में बीच बातचीत हुई थी और उसमें आपने देखा होगा जो विदेश मंत्री ने बिल्कुल दो टूक शब्दों में उनको बताया जो ये आपका अशोक सज्जनहार साहब, 6:15 बज गए हैं। हमने दर्शकों से ये प्रॉमिस किया है कि उनको हम ये बताएंगे कि किस तरीके से मोदी अड़े और कैसे जिनपिंग झुके। और आपने जो बात कही है वो किसी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है कि डिप्लोमेटिक वेलवेट ग्लव्स के अंदर हमको आयरन फिस्ट रखनी पड़ेगी, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। लेकिन मैं पहले यह दिखाता हूं कि किस तरीके से हिंदुस्तान ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जारी रखा, खासतौर से तब जबकि तनाव चल रहा था। लेह के पास बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 3 पुल बनाए हैं, रिकॉर्ड 3 महीने में 3 पुल बने हैं। ये 3 पुल बहुत अहम पुल, और इन्हीं की वजह से टैंक और आर्टिलरी बहुत आसानी से उन फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंच गई, जहां चीन ने यह देखा कि अब अगर मैं अपनी तरफ आंच बढ़ाता हूं तो तपिश मुझको खुद झेलनी पड़ेगी। और हिंदुस्तान ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जारी रखा। पहले यह सुनिए क्या कहा गया। We have 3 bottlenecks. One is at 3 kilometer 362 and 361, and we are now at 397. This pool has been made in a record time of 3 months. We have a mandate to construct the roads. So as the assignment is given to BRO, we have nothing to do with the objections. It is our assignments to execute the works on this area. ये बी किशन साहब को आपने सुना, चीफ इंजीनियर हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, माफ कीजिए। और इन्होंने ये कहा कि हमको इससे फर्क नहीं पड़ता कि चाइना क्या सोचता है, हमको असाइनमेंट दिया जाता है और हम काम करते हैं। 3 पुल बन गए 3 महीने के अंदर, स्टैंड ऑफ चल रहा था तब भी बन गए। ये देखिए, ये दिखा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कैसे कॉम्प्रोमाइज अब नहीं करेंगे। उसको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से तकलीफ होती है, अगर वो भड़कता है, तो ये उसकी समस्या है, उसका हेडेक है। हम अपनी जमीन पर जो चाहेंगे करने के लिए स्वतंत्र हैं। पहले देखिए आप, पहले और अब आप देख रहे हैं सड़क की मरम्मत। पहले आप ये देखिए, चीन झुका, भारत डटा। बड़ी खबर यह है कि बीआरओ ने लेह में रिकॉर्ड 3 महीने में 3 पुल बनाए हैं। अब और पहले का हिसाब किताब आप देख रहे हैं। 120 करोड़, 30 करोड़ से 120 करोड़ खर्च हुआ इस पर। देख रहे हैं आप कितना क्वांटम जंप है खर्च में। सड़क की मरम्मत के लिए, रिपेयर के लिए है, जो पहले 30 करोड़ खर्च होता था अब 120 करोड़, क्योंकि ये माउंटेनियस रोड्स हैं। यहां पर जाहिर है पत्थर कभी भी खिसकते रहते हैं, वो रोड पर आ जाते हैं, और यहां पर रोड को मेंटेन करना, रिपेयर करना बहुत कठिन काम है। किया गया, 30 करोड़ से 120 करोड़ खर्च किए गए, काम जारी रहा। दूसरा देखिए, 72 करोड़ से 589 करोड़, क्वांटम जंप यहां भी दिखाई दे रहा है नई सड़कों के निर्माण के लिए। यह दिखाता है कि हिंदुस्तान अब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सरहदों के पास मजबूत करने के लिए कृत संकल्प है, और चीन जैसा कोई मुल्क उसकी राह में रोड़ा नहीं बन सकता। यह बहुत अहम है, और इसको लेकर अब मैं मेहमानों के पास जाना चाहता हूं। सिवाज साहब, संदेश क्या कहा यह जाता है कि जब बॉर्डर में कोई एक्टिविटी होती है तो उसमें चीन को हमेशा, क्योंकि उसके दिल में चोर है, उसको यह समझ में आता है कि ये मेरे ही खिलाफ हो रहा है, हमारी जमीन पर हम जो चाहें करेंगे। उसको समस्या क्या है? तो रायनी दिनेश, ये हमारा इलाका है और इसकी हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना और उसको डेवलप करना और उसको अपग्रेड करना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये जो 3 ब्रिज बने, ये नीमू के पास बने हैं, जो लेह से भी आगे पहले है, कारगिल से लेह की रोड पे। और ये पहले क्या था, अगर आपको पता हो कि वहां पर एक आर्मड ब्रिगेड को इंडक्ट किया गया है, उससे जो ये हमारे ब्रिज थे
क्लास 50 बने, अभी उनको क्लास 70 कर दिया। एक बड़ी फख्र की बात होनी चाहिए जो कि चंद एक 10 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लद्दाख के अंदर हुआ है वो काबिले तारीफ है। एक तो चाहे वो लेह लद्दाख तक है, आपकी पूरी आर्मड ब्रिगेड पहुंच गई है, टैंक्स आपके कुछ टैंक्स तो श्रीनगर से वो जाके रोड से पहुंचे हैं, जो आज तक ऐसा हुआ नहीं। और दूसरी बात, जो सड़कें बनी हैं फॉरवर्ड एरिया में, वो भी एक प्रकार से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में होंगी। आपको पता है ये दरबुक शोक दौलत भाई गोल्डी जो रोड है, इसके ऊपर मैं चला हूं 2011-12 में, अब वो बन के तैयार हुई है, वो एक गेम चेंजर है। उससे कारण सब सेक्टर नॉर्थ जो है वो आपका जा सकता है अक्साई चितन की तरफ भी कर सकते हो वार, और आप गिलगित बाल्टिस्तान में। दूसरा सबसे बड़ी रोड जो बन रही है उसको बोलते हैं ससोमा सैसरला और मोरगो दौलत भाई गोल्डी, जो हर आदमी समझता है अगर ये दरबुक शोक और दौलत भाई गोल्डी रोड अगर ये चाइना के ऑब्जर्वेशन और फायर के अंदर आ गई तो फिर सब सेक्टर नॉर्थ का क्या होगा? हमने सवाल ये है सर कि उसको समस्या क्या होती है। मैं इसको लेकर अरोरा साहब के पास जाना चाहूंगा। अरोरा साहब, निंग यी में उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बॉर्डरिंग एरिया में कई जगह पर बढ़ाया, और हमने उसको ज्यादा, वो तो डोकलाम में चला गया था, वहां पर सड़क बनाने के लिए चला गया था। अब समस्या यह है कि उसको जब हम अपनी तरफ कोई काम करते हैं तो उसको प्रोवोकेशन होता क्यों है? मैं बताता हूं, देखिए उसने अपनी तरफ तो तिब्बत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जिसकी जरूरत ही नहीं है। वो कहता है कि हम सारे अपने गाँव को रोड के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, बिजली लाना चाहते हैं, सेल्यूलर कम्युनिकेशन देना चाहते हैं, बट इतनी आबादी है ही नहीं। तिब्बत में तो आबादी बिल्कुल कम है, और जिस किस्म की वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न हाईवे बनाए हैं, और उसके बाद जो रोड हर एक पोस्ट पे जाती हैं, हर एक पास पे जाती हैं, गाड़ियों के लिए बनाई है, सेल्यूलर फोन बिल्कुल बॉर्डर तक बनाए हैं ये और जो इन्होंने रेलवे लाइन लाशा से आगे शिगात से और नेपाल बॉर्डर तक अब ला रहे हैं, इसके अलावा गैस पाइपलाइन बनाई है, इतना डेवलपमेंट किया है, सब इसी नजरिए से कि अगर भारत के खिलाफ ऑपरेशन करने पड़े तो उसके लिए काम आए। सर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है अरोरा सर कि ना सिर्फ उसने इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बढ़ाया जहां जरूरत नहीं है, बल्कि वो पहले रोड बना लेता है, फिर रोड बनाने के बाद उस इलाके को हड़प लेता है। ये G219 में यही दिखा ना, पहले जिनजियांग से तिब्बत तक उसने रोड बनाई, फिर उसको अक्साई चिन समेत हड़प लिया। वो तो इस तरह करता है। हम तो अपने इलाके में ये रोड बना रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे सिन्हा साहब के पास जाऊं और सज्जनहार साहब के पास, आपको ये बता दूं कि 6:30 में आपका इंतजार कर रहा हूं एक बहुत अहम विषय के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलवान पर निगाहें हैं और पैंगोंग ही निशाना है? पैंगोंग की झील की गहराई से बड़ी साजिश क्या है जो चीन वहां रच रहा है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सिन्हा साहब आपके पास मैं ये समझने के लिए आ रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर खुद करे तो लीला है, और यहां पे हिंदुस्तान कर रहा है तो इसको इसमें समस्या है। देखिए दिनेश, आपको समझना पड़ेगा, आपने उसको परमिट किया है। आपने जिस तरह से 80 के दशक के बाद और आप अपने इग्नोर करते रहे। पहले आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी कि यदि आपका बॉर्डर डेवलप नहीं करता है तो चीन आपके इंटरलैंड में आ नहीं सकता। ये स्ट्रेटजी है, लिखी हुई, और इसके ऊपर काम करते रहे। ये जाकर अब बदली है, और वो कहते रहे सारे के सारे, क्योंकि आप पैसा नहीं खर्च करना चाहते, वो कहते अंडर डेवलप होना चाहिए, आपकी गाड़ियां नहीं पहुंचनी चाहिए, चाइना इस साइड नहीं आ सकता। तो आपकी, और ये पूरी की पूरी फौज बताती रही गलत है, आप ना करें ऐसा। और ये हुआ चाइना के तहत, जब आप 88 के बाद 87 तक, तो हम 67 से 87 हम गोल्डन पीरियड रहा है, जब आपने देखा नाथुला के ऊपर में, और उसके बाद आप जब समरोंगचू देखा। 88 में हमारे एक लीडर जाते हैं पहली बार जवाहरलाल नेहरू के बाद, और कहते हैं कि हम पूरा चीज पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ले आएंगे। उसके बाद आप 5 एग्रीमेंट कर लेते हैं, और आप क्या क्रेडिट लेते हैं कि एक गोली नहीं चली, और सारे उसके पीछे छुपते हैं। यही नहीं कि वो आपके, हम भी छुपते रहे इसके पीछे कि गोली नहीं चली, हम क्रेडिट लेते हैं। अरे फौज यदि गोली नहीं चली तो क्रेडिट ये इंपॉर्टेंट है।
आपको पहले दुश्मन क्या करता है वो तो दुश्मन का नजरिया है, लेकिन आपने अपनी ताकत का इजाफा अपनी सुरक्षा के लिए क्या किया? सिन्हा साहब, मैं आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन आपने अहम बात कही है। जियानी साहब उंगली उठा रहे हैं, बीच में उनसे बात नहीं हो पाई। मुझे अनुमति दीजिए कि मैं उनके पास जाऊं। जियानी साहब, मैं ये समझना चाहता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चीन के साथ 62 के युद्ध के बाद एक रिपोर्ट बनी थी जिसमें कहा गया था कि हमको रोडें बनानी पड़ेंगी सरहद पर, वरना चीन इसी तरीके से हिमाकतें करता रहेगा। अब जाकर उनमें से 73% रोडें बनकर तैयार हुई हैं। क्यों नहीं बहुत पहले हमने 100% मुकम्मल किया? हम क्यों इंतजार करते हैं सर? जी दिनेश, देखिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मामले में हम चीन से बहुत बहुत पीछे हैं। चीन ने 62 से पहले ही वहां पे रेल, रोड, ऑयल पाइपलाइन, एयरफील्ड, फॉरवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप के लिए वहां पर शेड्स और लोगों के ट्रूप्स के लिए अकोमोडेशन और एम्युनिशन डंपिंग और ये सब चीज उन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन हमारे पता नहीं देश में प्लानिंग की क्या एक कमी थी या क्या सोच थी। एक सोच थी जो मैं नहीं कह रहा हूं, पुराने एक डिफेंस मिनिस्टर ने भी, एंटनी साहब ने भी पार्लियामेंट में बोला, ये सोच थी कि अनडेवलप्ड बॉर्डर्स आर सेफ बॉर्डर्स, कि अगर हम बॉर्डर्स पे डेवलप करेंगे, रोड बनाएंगे, तो उस रोड को हमको डिफेंड करना पड़ेगा, जिसके लिए हमको ट्रूप चाहिएंगे, एक रोड हेड चाहिएगा। तो इसलिए बॉर्डर्स को डेवलप नहीं करो। सोच ये थी कि अनडेवलप्ड बॉर्डर्स आर सेफ बॉर्डर्स। लेकिन जब हमने फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट सुंदर जी के टाइम में, जब जनरल साहब सुंदर जी चीफ थे, तब जब ये फॉरवर्ड डेवलपमेंट की, फॉरवर्ड पोस्चर की जो पॉलिसी आई, तब हमें रियलाइज हुआ कि हम चीन से कितने पीछे हैं। और तब से जब शुरू हुआ काम, लेकिन आपको पता है कि यह काम भी हमने बहुत ही खरामा दीनहीन होकर आप किसी के साथ सम्मान से बात नहीं कर सकते, न दैन्यम न पलायनम, ये इस नीति पर चलना होगा। लेकिन मैं जाना चाहता हूं पहले अशोक सज्जनहार साहब के पास। अशोक सज्जनहार साहब, मुझे तो ये लगता है कि उस समय की पॉलिटिकल विल से ज्यादा तो कई बार जो हमारे डिप्लोमेट्स थे, जगत मेहता साहब, माओ त्से तुंग ने डिनर दिया था और वहां भारत विरोधी बात हुई तो उन्होंने वॉकआउट कर दिया, नहीं परवाह की, बेशक बाहर ठंड में खड़े रहे, उनकी कार नहीं आई। यह जज्बा होना चाहिए। ये क्यों नहीं था सर शुरू से? क्यों हम लैग करते रहे? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मेरे विचार से जहां तक हमारी डिप्लोमेसी रही है वो काफी बरकरार रही है। परंतु देखिए, डिप्लोमेसी को भी काम करने के लिए दिनेश जी, एक आपको पॉलिटिकल डायरेक्शन चाहिए होता है, क्योंकि डिप्लोमेसी है जो आपकी पॉलिसी है उसको आगे लेकर जाएगी, परंतु पॉलिसी जो निर्धारित करती है वो है आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप। तो मैं कहूंगा जब जहां जहां पॉलिटिकल लीडरशिप ठीक मिली है, चाहे देखिए 1971 में हो और अभी पिछले कुछ सालों में, तो हम बिल्कुल अड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं वहां पर, और बिल्कुल चीन को अपनी मनमानी करने का बिल्कुल भी कोई भी उनको तरीका नहीं दे रहे हैं। अभी बात हो रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, वहां पर निर्माण कार्य करने की, और पिछले 6 साल में 4 गुना ज्यादा निर्माण कार्य हुआ है। अगर आपकी सोच ये है, जो मुझे हैरानी होती है सर, मुझे हैरानी होती है कि आजादी के फौरन बाद तो वो जज्बा बहुत ताजा था सर, कि हमने कितनी कीमत देकर ये आजादी हासिल की है, कितनी कीमत देकर अपने देश को वापस पाया है सर। वो जज्बा उस समय तो और ज्यादा मजबूत होना चाहिए था। ये कहा जाता है कि पीढ़ियां जो कमाती हैं, आने वाले दिनों में जनरेशंस उसका महत्व कम समझती हैं कि कितनी कुर्बानी दी गई, लेकिन उस समय तो वो बहुत ताजा था सर। उस समय इतना कॉम्प्रोमाइज क्यों किया गया, मेरे समझ से बाहर है। अरोरा साहब, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, अभी हमारी हालत बुरी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर में। वो गया जमाना जब खच्चर जाते थे हमारे पोस्ट पे, अभी गाड़ियां जाती हैं। अभी इतने सारी जगह नहीं है जहां एयर मेंटेनेंस होती है, अब वहां भी गाड़ियां जा रही हैं। कुछ इलाके हैं अरुणाचल प्रदेश में जहां अभी भी रास्ते कम हैं, और वो जो 73 स्ट्रेटेजिक रोड्स सैंक्शन हो रखी हैं, धीरे धीरे बन रही हैं। हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, प्रॉपर टेंडरिंग प्रोसीजर होता है। हम चीन नहीं है जहां बस हुक्म दिया और सैकड़ों हजारों लेबर लाए और एक लंबी लाइन में एक रोड बना दी। यहाँ पे सब अपने टाइम में होता है, मगर हालात इतने खराब नहीं हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे हेलीपैड्स हो, एयरफील्ड्स हो। अभी लेह को भी 2 सड़क जाती हैं, एक मनाली रोहतांग पास होके और एक कारगिल लामायूरू से होके। सर लेकिन ये कंसोलेशन, मतलब एक होता है कि वी आर नॉट बैड और एक होता है वी आर एक्सेप्शनल। दूसरी बात आपने कही वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है सर, हम लोकतांत्रिक देश हैं और वो टोटलिटेरियन है, लेकिन क्या लोकतांत्रिक होना सर कई बार हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है सर?
नहीं, उल्टा मैं कहता हूं, अगर आप अथॉरिटेरियन हैं, जिस प्रकार की प्रॉब्लम आपको चीन में हो रही है, उससे बेहतर है कि डेमोक्रेटिक रहें। उनकी तो पीएलए के साथ भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक रहें सर, लेकिन जिन जगहों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि यहां खतरा बहुत बड़ा है, वहां हमको सब किनारे रखकर, और ये डेमोक्रेसी के नाम पर कई बार जो एनार्की होती है कि हम लोग उन मुद्दों में जिसमें हमको एक स्वर सुनाई देना चाहिए। आता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिन्हा साहब, आप इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे मैं जानता हूं, लेकिन उससे पहले क्योंकि हमने ये प्रॉमिस किया अपने दर्शकों से कि 6:30 हम उनको कुछ खास बताने वाले हैं। वो क्या खास है? पैंगोंग त्सो, जिसको आपने खूबसूरत झील के तौर पर 3 इडियट्स जैसी फिल्म में देखा है, जिसकी खूबसूरती का लोग बखान करते हैं, उस झील की गहराई से ज्यादा गहरी साजिश चीन कैसे रच रहा है, आइए मैं आपको समझाने के लिए इस बिग वॉल की तरफ ले चलता हूं। यहां आप देखेंगे पैंगोंग त्सो का वो रूप जो आज से पहले मैं यकीनन कह सकता हूं कि आपने नहीं देखा होगा। डॉक्टर शिव ने इसमें बहुत मेहनत की है, और हमारे जो ग्राफिक आर्टिस्ट हैं कुणाल, उनकी मेहनत बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं पहले उनको धन्यवाद करते हुए और फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा। यहां पहले आप देखिए, ये जो आपको तीर जाता हुआ नजर आ रहा है, ये देखिए, ये जो आपको यहां से तिब्बत के इस हिस्से से ये 2000 किलोमीटर की रोड जो यहां पठारी इलाकों से निकलती हुई, पर्वतों से निकलती हुई यहां जा रही है जिनजियांग की तरफ, ये है G219। इसी को पहले चीन ने बनाया था और 62 में इसको अपने हिस्से में लाने के लिए उसने जंग छेड़ी और अक्साई चीन को अपने इधर ले गया, क्योंकि ये रोड तिब्बत से निकलकर अक्साई चीन से होते हुई आगे जिनजियांग तक जाती है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि ये जो तिब्बत से होकर वहां तक जाने वाली 2000 किलोमीटर की रोड है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, खास तौर से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां से आपकी जितनी मिलिट्री की गाड़ियां हैं, आपके ट्रूप्स हैं, आपकी तोपखाने हैं, आपके जो तमाम मिलिट्री के साजो सामान हैं, उसको फॉरवर्ड पोस्ट्स में लाने के लिए ये G219 कितना इंपॉर्टेंट है। और अब आप ये तस्वीर जिससे अब आप बहुत अच्छे से परिचित हो गए हैं, पैंगोंग झील ये है, जिसको मैं आपको कई बार अड़ी के दौरान बता चुका हूं कि इसकी लंबाई चौड़ाई के संदर्भ में भी अब आप जानते हैं कि करीब करीब 140 किलोमीटर लंबी है, 5 किलोमीटर चौड़ी है, इसके बारे में तो आप जानते हैं। लेकिन एक झील जिसके बारे में अभी तक आपने नहीं सुना होगा, इसके बिल्कुल नीचे है स्पैंगर झील। ये स्पैंगर झील भी देखने में आपको छोटी लग रही है, क्योंकि ये छोटा सा हिस्सा है आपको जो नीले रंग में दिखाई देगा, लेकिन ये स्पैंगर झील भी करीब करीब 20 से 30 किलोमीटर लंबी और 4 किलोमीटर चौड़ी है। अब देखिए इसके आगे का हिस्सा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसके इधर यही चुशुल है जो भारतीय आपका फॉरवर्ड पोस्ट है, जहां पर एयरबेस भी है, और यहां आगे आपको मैप में दिखाएंगे ये। और यहां देखिए, यहां से ये G219 वही जो हमने आपको बताया था, तिब्बत से जिनजियांग तक का जो हाईवे है वो निकल रहा है, और ये इसका जो पूर्वी हिस्सा है इस पैंगोंग त्सो लेक का, ये आकर मिलता है इसी G219 पर। तो ये पैंगोंग त्सो का जो ये सर्पीला रास्ता है, असल में यही जोड़ रहा है G219 को, जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉरवर्ड बेसिस तक ले जाने के लिए बहुत अहम है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलवान पर निगाहें हैं और पैंगोंग निशाना है। अब इसको और आगे बढ़कर समझते हैं। ये देखिए आप, ये पैंगोंग झील जिसका जिक्र हम कर रहे थे, यहां पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रायद्वीप जैसा, पेनिनसुला जैसा, ये है वो फिंगर 4। इसके आगे वाला हिस्सा चाइना अपना क्लेम करता है, इधर तक भारत की टेरिटरी है। अब ये देखिए आप, इसका जो उत्तरी हिस्सा है, पैंगोंग झील का उत्तरी हिस्सा, यहां पर आपको ये एक रोड दिखाई दे रही है जो पूरी आगे बढ़ते हुए यहां जाकर, यहां से आगे बढ़कर G219 पर जुड़ रही है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे स्पैंगर लेक में, स्पैंगर, थोड़ा कैमरा इधर देखिए, इधर कीजिए और थोड़ा क्लोज कीजिएगा प्लीज। ये है स्पैंगर लेक का जो दक्षिणी हिस्सा है, वहां से निकलने वाली ये रोड है जो सर्पाकार रास्ते से आगे बढ़ती हुई ये भी जाकर G219 को यहां ज्वाइन करती है। तो स्पैंगर लेक और पैंगोंग लेक, इनके पैंगोंग लेक का जो उत्तरी किनारा है और स्पैंगर लेक का दक्षिणी किनारा, यहां से होकर जो रोड निकलती है वो जाकर मिलती है G219 पर। इसलिए पैंगोंग सामरिक रूप से, स्ट्रेटेजिकली चाइना के लिए ज्यादा महत्व का है। अब देखिए, इन दोनों झीलों को जोड़ने वाली एक रोड भी बनाई गई है। इन दोनों झीलों को, पैंगोंग का जो दक्षिणी हिस्सा है और स्पैंगर का उत्तरी हिस्सा, इनको आपस में जोड़ने के लिए ये आप देख रहे हैं, स्पैंगर झील से लेकर ये पैंगोंग झील तक बीच में एक पहाड़ी है जो काफी ऊंची है, करीब 700 मीटर और ऊंची। मतलब ये समझ लीजिए कि समुद्री सतह से
करीब 4.5 से 5 किलोमीटर ऊपर ये जगह जहां पैंगोंग और स्पेंगर हैं, और उसके बीच का ये जो पहाड़ी इलाका है ये और 700 मीटर ऊपर। अंदाजा लगा सकते हैं कि बगैर एक्लेमेटाइज हुए यहां पर जाकर जीवित रहना भी मुश्किल है। लेकिन यहां पर किस तरीके से चोरी छिपे सरप्टिशियसली चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, उसकी कहानी कहती है ये लाल रेखा, जो असल में एक रोड है जो पैंगोंग से लेकर स्पेंगर तक, पैंगोंग झील को स्पेंगर से जोड़ती है। वैसे तो देखा जाए तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो करीब 13 किलोमीटर की है, लेकिन ये इतने हेयर पिन बेंड्स हैं यहाँ पर, आप देखें ये इतने सकरे रास्ते, यहाँ से इसको इतना स्टीप और अचानक मुड़ती है रोड यहाँ पे कि अगर इसको फैलाएंगे आप एक धागे को जो इस तरीके से मुड़ा हुआ दिख रहा है, तो ये करीब 30 किलोमीटर का हो जाता है। तो यहाँ पर और महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो रोड है जो स्पेंगर को पैंगोंग से जोड़ रही है और बीच में जो पहाड़ी आती है, उस पहाड़ी में एक राज छिपा हुआ है। उसी पहाड़ी में ऊपर की तरफ एक पोस्ट है जिससे चाइनीज भारत की चुशुल पोस्ट पर और चुशुल और लेह रोड पर निगाह रखते हैं। वो मैं आपको समझाऊं उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं पैंगोंग का राज क्या है। पैंगोंग की वो सड़क जो जाकर G219 पर जुड़ती है, उसके रास्ते में क्या क्या पड़ता है। यहां अभी आप देख रहे हैं ये फिंगर 2, 3, यहां पर फिंगर 4 और उसके बीच में यहां पर ITBP की चौकी है। ITBP की चौकी से यहां तक फिंगर 4 तक के लिए जो रास्ता है, फिंगर 4 आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, थोड़ा ज्यादा निकली हुई है झील के अंदर ये, यहां तक केवल एक कतार सैनिकों की जा सकती है। यहां ITBP की पोस्ट है, यहां तक तो पक्का रास्ता बना हुआ है, लेकिन इसके आगे कच्चा रास्ता है जिसमें सैनिक पैरों के जरिए मार्च करते हुए जाते हैं और यहां से वापस उनको लौटना होता है। और लेकिन चीन ने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा डेवलप किया है कि यहां पर ये रोड है, ये आपको कदरन ज्यादा ग्रे एरिया जो दिख रहा है ये असल में रोड है। यहां तक उनके यहां वेहिकुलर पेट्रोलिंग होती है और यहां आकर वो यू टर्न लेकर वापस भी जा सकते हैं। मतलब जहां हम पैदल मार्च करते हुए पेट्रोलिंग करते हैं वहां उनकी गाड़ियां आ जाती हैं। हालांकि बोट से पेट्रोलिंग दोनों तरफ से होती है। अब देखिए जब ये आगे जाते हैं हम तो क्या होता है, ये फिंगर 4 के ऊपर की तरफ भी उन्होंने क्या किया हुआ है, हाइट एडवांटेज लेने के लिए ऊपर की तरफ भी उन्होंने जाकर अपने तंबू गाड़े हुए हैं, ऊपर भी पोस्ट बना ली है ताकि ऐसी स्थिति में जबकि भारत की सेना आगे की तरफ बढ़ती है तो उनके पास ऊंचाई का एडवांटेज रहे। बाकी तो आप जानते हैं यहां से फिंगर 5, 6, 7, ये जो फिंगर 7 है यहां से फिंगर 4 की दूरी करीब 12 किलोमीटर की है और यहां पर ये उन्होंने एक लेक साइड बेस बनाया हुआ है। इस लेक साइड बेस में अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर वो वाली तस्वीर मैं आपको दिखा पाऊं तो, और नहीं तो मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर उन्होंने क्या किया हुआ है, ट्रेंच खोदी हुई है। वो जो उन्होंने खंदकें खोदी हुई हैं वो इस तरीके से खोदी हुई हैं कि सामने अगर भारतीय सैनिक आते हैं तो उनको वो उस खंदक में घुसकर उनका सामना कर सकें। यहाँ पर जो झड़प हुई थी मई 2020 में, उसका हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो यहाँ पर हुई थी और ITBP की चौकी जिसका मैंने अभी जिक्र किया था वो लगभग इस जगह पर है। ये पैंगोंग का झील का हिस्सा है। अगली तस्वीर लगाइए प्लीज। अब इसमें अगर आप आगे जाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये है वो पेनिनसुलर फिंगर 4 जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जो झील में ज्यादा अंदर तक आती है और जहां मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ हिंदुस्तान पैदल पेट्रोल करते हुए आता है। लेकिन इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, उनके लिए यहाँ अबाउट टर्न लेने के लिए रास्ता बना हुआ है, ये लूप बना हुआ है और यहाँ से उनकी गाड़ियाँ वापस जाती हैं। मतलब हिंदुस्तान यहाँ तक ये ITBP की चौकी से लेकर यहाँ तक पैदल पेट्रोलिंग करता है। एक बार में 1 या 2 कतारें हो सकती हैं सैनिकों की और वो वेहिकुलर पेट्रोलिंग करता है। अगली तस्वीर प्लीज। अब इसको आप ध्यान से देखिए, वही आपको फिंगर 4 का इलाका दिखाई दे रहा है। फिंगर 4 के इलाके से कितनी दूरी पर ITBP की चौकी है, वहां से लगभग कितनी दूर पर यह फिंगर 4 का इलाका है। ये इसलिए मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं फिंगर 4 का यह इलाका, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसने यहां तक किया है, फिंगर 8 से फिंगर 4 तक। अब आगे अगर आप जाते हैं तो इसमें आप देखेंगे ये उस झील के इर्द गिर्द, ये उसका उत्तरी किनारा, थोड़ा सा इसको असल में दिशा के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। ये पैंगोंग झील का उत्तरी किनारा है जिससे होते हुई जब वो सर्पाकार रोड जो आके जाकर G219 में जुड़ती है वो यहाँ पहुँचती है। तो ये रिमुचैंग उनकी पोस्ट है, एक और लेक साइड पोस्ट जो कि असल में हिंदुस्तान का ही एक खुरनाक किला होता था, खुरनाक फोर्ट, उसको ही एक तरीके से रूपांतरित करके उन्होंने ये रिमुचैंग पोस्ट बनाई हुई है। अगली तस्वीर दिखाइए प्लीज। यहां से आगे बढ़ते हुए ये रिमुचैंग पोस्ट,
ये वो रोड जा रही है जो आगे जाकर G219 में मिलती है। अगली तस्वीर। अब देखिए, रिमुचैंग पोस्ट जो उन्होंने बनाई है उसकी अगर सैटेलाइट इमेज आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगी सैटेलाइट डिश, सोलर पैनल बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हैं, बोट्स दिखाई दे रही हैं, जेटी दिखाई दे रही है, और उसके साथ साथ आपको कुछ रेजिडेंशियल और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। किस कदर उन्होंने अपने आप को फोर्टिफाई किया हुआ है, और इसकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। आईटीबीपी की जो चौकी है हमारी, उससे इसकी दूरी 40 किलोमीटर है, बहुत ज्यादा से ज्यादा। इसके आगे चलिए प्लीज। अब ये जो मैं आपको बता रहा था, स्पेंगर और पेंगोंग के पास से जो रास्ता निकलता है वो रिमुचैंग से, ये पेंगोंग वाला रास्ता है और वो स्पेंगर वाला रास्ता है। पेंगोंग वाले रास्ते में आगे बढ़ते हुए हम रिमुचैंग तक पहुंच चुके हैं और उधर से स्पेंगर वाला रास्ता जा रहा है। आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसे G219 पर जुड़ रहा है। आगे दिखाइए। ये जो मैंने आपको पहले बताया कि पेंगोंग और स्पेंगर के बीच में जो पहाड़ी है, जिस पहाड़ी को इन्होंने इस रास्ते से, इस रेड लाइन से जोड़ा है, इस रोड से जोड़ा है, जिसके ऊपर उन्होंने चौकी बना ली है, जिससे वो चुशूल पर निगाह रखते हैं। अगली दिखाइए प्लीज। पेंगोंग झील और स्पेंगर झील के बीच में ये जो रास्ता है, इसमें एक चीज आप बहुत अच्छे से देखिए, ये है हिंदुस्तान का तरफ का इलाका। ये इतना पहाड़ी इलाका है कि उन्होंने असल में कोशिश ये की हुई होगी कि झील के दोनों तरफ वो बना पाए रोड, लेकिन पहाड़ी और दुर्गम होने की वजह से सिर्फ एक तरफ वो बना पाए हैं, क्योंकि प्लेन इलाका अगर आप देखेंगे तो चुशूल के पास ही मिलता है, और उसी प्लेन इलाके पर हमारा फॉरवर्ड बेस है। हमारा चुशूल के पास में ही उन्होंने, हालांकि स्पेंगर के वेस्टर्न कोस्ट पर एक छोटा सा प्लेन है जहां पर उन्होंने अपनी चौकी बना ली है, और यह कहा जाता है कि इंटिमिडेट करने के लिए, अटैक करने के लिए वहां पर उन्होंने सैनिकों का जमावड़ा रखा हुआ है। ये बहुत जिगजैग रोड है, और यहां पर अगर देखें, उस चौकी की बात मैं कर रहा हूं जो उन्होंने पहाड़ी पर बनाई है, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये बिल्डिंग नजर आ रही है, जिगजैग रोड है, ट्रैक्स हैं, और वहां पर पहुंचना तो मुश्किल है, और खासतौर से वेपनरीज के साथ, लेकिन वहां पर चढ़कर कोई बहुत आसानी से चुशूल पर और लेह चुशूल के रास्ते पर निगाह रख सकता है। चाइनीज बेस ही आपको दिखाई दे रहा है। अगली तस्वीर में और स्पष्ट होगा। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। 125 से 150 किलोमीटर दूर पेंगोंग और स्पेंगर से 125 से 150 किलोमीटर का रास्ता तय होता हुआ ये G219 पर आता है। इस G219 के आगे यहाँ दोनों ही तरफ उन्होंने अपने मिलिट्री बेसिस और ख़ास तौर से ऐसे मिलिट्री रिजर्व बनाए हुए हैं कि बहुत ऐसी आपदा की स्थिति में वो जल्दी से जल्दी यहाँ से अपने रिजर्व्स को मूव कर पाएं फ्रंट बेसिस की तरफ। आइए अब ये समझते हैं कि ये जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, क्या उनका निशाना असल में पेंगोंग ही था, लेकिन वो दिखाते रहे गलवान, और कहीं ये चतुराई तो नहीं है सिवाज साहब, ऐसा तो नहीं है कहीं? देखो बिल्कुल ठीक बोला दिनेश, जैसे आप समझाने की कोशिश करो, मैं वहाँ चीफ ऑफ स्टाफ था 2 साल और मैं इससे जमीन से वाकिफ हूँ। ये जो पेंगोंग वाली बात आप फिंगर 4 और 8 से ये सच्चाई है। फिंगर 4 और 8 की जो हाइट है उससे पकड़ने से जो 45 किलोमीटर का लेक है उसको वो डोमिनेट करते हैं पूरा, और उसके बाद ये एक लुकिंग एरिया है जहां से हम ट्रिप्स को लॉन्च करते हैं आपके। सर नहीं, ये जो चौकी है ऊपर, ये जो ऊपर हिल टॉप पे जो इन्होंने पोस्ट बनाई हुई है, उसके बारे में हमको मालूम है क्या? हाँ हमें मालूम है। और क्या हमने उन पर एतराज किया है सर कि ये हटाओ यहाँ से चौकी, ये यहाँ पर क्यों बनाई हुई है तुमने? बिल्कुल ऐतराज किया हुआ है। ये 2 तो बहुत बार है, और ये इस चौकी से ये चुशूल का जो पूरा इलाका है ये पूरी की पूरी वैली उनसे डोमिनेट करते हैं। तो ये बात तो फिंगर 4 और 8 के बीच में इन्होंने रोड 99 में बना दी है। अब सवाल ये है कि क्या हम पहले जैसे स्थिति बहाल कर पाएंगे सर, और यहाँ पेट्रोलिंग हमारी जैसे पहले होती थी हो पाएगी? अरोरा साहब, ये करनी पड़ेगी। सिन्हा साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। आपने जो कुछ समझाया है मैं इसकी अहमियत बता दूं। देखो 62 में भी चिपचाप और गलवान से अटैक आया था और पेंगोंगसो चुशूल से अटैक आया था। पेंगोंगसो और चुशूल में रेजांगला की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। अभी भी अटैक जब आएगा तो चिपचाप, गलवान, हॉट स्प्रिंग और दूसरी जगह है पेंगोंगसो और चुशूल से आएगा। अटैक में जो इलाके वो कैप्चर करना चाहें उनको बाद में मेंटेनेंस तो बाय रोड ही करना है। पीछे से जो सड़कें बनी हैं आ रही हैं,
ये सब मेंटेनेंस बिना इनके तो ये जो भी बहुत फौज इंपॉर्टेंट बात सर, और मैं माफी के साथ उसकी बहुत maintenance मन है मेरा बिल्कुल कि इस पर और विश्लेषण में आप अनुभवी विशेषज्ञों का सुनता, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन आपने स्पष्ट कर दिया जियानी साहब, वक्त नहीं है। माफी के साथ हाथ जोड़कर मैं आपसे यहाँ पर माफी मांगता हूँ, वक्त बिल्कुल नहीं है सर। अगली बार हम लोग इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन आपने ये बता दिया कि किस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्टिफिकेशन उसने किया हुआ है, और क्या हम स्ट्रैटेजिकली इसका महत्व समझते हुए चाइना को पीछे जाने के लिए पैंगोंग त्सो में क्या हम कहेंगे और वो मानेगा, इस पर निगाहें रहेंगी, क्योंकि ये चीन है। और बहुत पहले विंस्टन चर्चिल ने ये बात कही थी कि मैं रूस के बारे में कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि वो मायावी देश है जो रहस्य की बहुत सारी परतों के बीच में लिपटा हुआ है। लेकिन आज वो अगर होते तो कहते रूस मैंने गलत कह दिया, असल में तो वो चीन है। अड़ी में इतना ही, अड़ी क्योंकि हमें देश की पड़ी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।